सिर्फ डीडी उर्दू पर। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। हमारे जो जिस्म है ना, वो मशीन की तरह काम करता है और जिसका पावर हाउस होता है हमारा दिमाग यानी कि ब्रेन। और हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। हमारे बिजी लाइफस्टाइल और काम के प्रेशर की वजह से स्ट्रेस और टेंशन जो है वो हम लोग आम देखने को हमें मिल रही है। और ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर तो कर लेते हैं, पर कभी कभार हम इन बीमारियों को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते और नज़रअंदाज करते हैं, जो कि ये बीमारी एक कोई बड़ा रूप भी ले सकती है। ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे कि ज़बान का लड़खड़ा जाना, सुनने, बोलने और देखने में दिक्कत का हो जाना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, ये सभी ब्रेन ट्यूमर की निशानियां हैं। तो नाजरीन, अगर आप भी कोई इसी तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से इसकी जांच कराएं। अगर आज हमारे इस प्रोग्राम में आप हमारे माहिरीन से ब्रेन ट्यूमर के ऊपर कोई भी सवालात या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे माहिरीन से अपने सवालात को पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, आज इंसान ने साइंस में इस कदर तरक्की कर ली है कि इंसान के जिस्म में मौजूद हर हिस्से का अपना अपना काम बहुत ही वाज़ेह हो गया है। आज की साइंस हमें ये बताती है कि इंसान का दिल न तो कुछ चाहने की ताकत रखता है और न ही कुछ ना चाहने की, बल्कि ये चाहने और ना चाहने का सारा काम इंसान के जिस्म का जो हिस्सा अंजाम देता है उसे दिमाग कहते हैं। ये तो आप मानेंगे कि हमारा दिमाग हमारे जिस्म का सबसे ताकतवर उज़्व है और इसीलिए इसे आज़ाए रईसा में शुमार किया जाता है। इसी दिमाग की हैरत अंगेज कारकर्दगी की बदौलत आज इंसान ने अपनी आसाइश की हर एक चीज बना ली है और जिंदगी को आसान बनाने के साथ साथ तर्ज जिंदगी और मयार जिंदगी को बुलंद से बुलंद करने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। इंसानी दिमाग की मुस्बत सोच और काविशों के सबब ही आज हम मुख्तलिफ शोबा हयात में तरक्की कर रहे हैं और कई शोबों में हम सरकर्दा रोल अदा कर रहे हैं। हमारा दिमाग दूसरी जानिब हसास भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये मुस्बत और मनफी दोनों सूरत हाल का असर कबूल करता है और इसके अंदर नसों का एक जाल सा होता है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पैगामात या हिदायत देती हैं। हमारे दिमाग में सेल्स की गैर मामूली हरकत या उनका जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना बीमारी का सबब बनता है और अक्सर ये ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दिमाग का ट्यूमर गैर मामूली खुलियों का एक मजमुआ होता है। हमारी खोपड़ी जो दिमाग को घेरे हुए है वो बहुत सख्त होती है। इस तरह की महदूद जगह में अंदर किसी भी चीज का बढ़ना मसाइल का सबब बन सकता है। ब्रेन ट्यूमर कैंसर शुदा या गैर कैंसर शुदा हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर कितनी जल्दी बढ़ता है इसमें बहुत फर्क हो सकता है। बढ़ने की शरह के साथ साथ दिमाग के ट्यूमर की जगह इस बात का तयन करती है कि ये आसाबी निजाम के काम को कैसे मुतासिर करेगा। ब्रेन ट्यूमर कैंसर की एक पेचीदा शक्ल है जो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के दीगर हिस्सों तक पहुंच जाता है। कैंसर से हलाक होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और दिल के दौरे के बाद कैंसर मौत की दूसरी बड़ी वजह बनकर सामने आई है। चुनाचे एहतियात और परहेज इस मूजी मर्ज से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर चंद मामूली नौयत की अलामतों पर कड़ी नजर रखी जाए तो मुमकिन है कि इस मर्ज को पहले मरहले में ही पकड़ लिया जाए।
ब्रेन ट्यूमर की चंद इब्तदाई अलामतें इस तरह से हैं: सर दर्द, बेहोशी के दौरे, क़ुव्वत समात व बसारत में कमी, चहलकदमी या तवाजुन बरकरार रखने में दिक्कत, बोलने में तकलीफ का सामना और फालिज के असरात। ब्रेन ट्यूमर के बारे में अब भी बेदारी की सख्त जरूरत है और इसीलिए हर बरस 8 जून को ब्रेन ट्यूमर का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद इस मूजी मर्ज के बारे में आगाही पैदा करना है। काबिल गौर है कि माहिरीन कहते हैं कि इस मर्ज से बचने के लिए जरूरी है कि एक अच्छा सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाया जाए और किसी भी किस्म की तंबाकू नोशी से परहेज किया जाए, और ये किसी भी बीमारी से पाक जिंदगी के लिए निहायत जरूरी है। हेलो डॉक्टर में आज का हमारा मौजू है ब्रेन ट्यूमर। तो आइए जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है, ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। और इन्हीं सभी मौजूदात पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट का एक खास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शशांक शरद काले, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी एंड गामा नाइफ सेंटर, एम्स दिल्ली से आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव, प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, चीफ न्यूरो साइंस सेंटर, एम्स दिल्ली से आपका इस्तकबाल है। और हमारे साथ है डॉक्टर दलजीत सिंह, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, GB पंत हॉस्पिटल दिल्ली से आपका भी इस्तकबाल है सर। और आयुर्वेदा से और होम्योपैथी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता, नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से आप सभी का इस्तकबाल है। तो सबसे पहले डॉक्टर काली, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 8 जून को हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की हमारी थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग। तो इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? जागरूकता फैलाना, लोगों को मालूम पड़े कि ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक बीमारी है और इसके कुछ लक्षण होते हैं, वो क्या लक्षण होते हैं ये लोगों में पता चले, ताकि लोग जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पकड़ पाएँ और उसका सही ढंग से इलाज हो और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, आप क्या देखती हैं अवेयरनेस को लेकर ब्रेन ट्यूमर के लिए? कितने अवेयर हैं लोग इस वक्त? आपने बहुत बढ़िया सा रिपोर्ट अभी बताया, बहुत अच्छा लगा। तो अवेयरनेस का मकसद 2 चीज़ें हैं रति। एक तो होता है कि जागरूकता पैदा करना, ताकि हम पता चले, ये ऐसा लगे कि जो भी बीमारी हो जिस्म में, जल्द से जल्द पकड़ गया तो उसके जल्द से जल्द उपचार हो गया तो उसकी जो आउटकम है उसको जो ठीक करने की उम्मीद ज़्यादा होता है। लेट आएंगे तो प्रॉब्लम होगा ही। एक वो है। दूसरा ये भी है कि इसके जो भय है, भ्रांतियां हैं कि अगर ब्रेन में कुछ हो गया तो ये तो खतरा ही है, इसका कुछ इलाज ही नहीं हो सकता। दिस टाइप ऑफ जो मिसकंसेप्शन है, इसको भी हमको दूर करना है। तो 2 चीज़ें हैं जो आपको बता सकते हैं, दर्शकों को बता सकते हैं कि यस, इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है, कैसे पता चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द इलाज हो जाए। क्या क्या एडवांसेस हो गया, ताकि ये नहीं सोचना कि इसका तो सर्जरी नहीं हो सकता, अभी ब्रेन पे हो गया तो खत्म बात। इसका भी जो भ्रांति जो है उसको भी हमको we need to dispel those Exactly. तो आपका कहने का ये मतलब है कि अगर इसे सही समय पर हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं तो इसका इलाज मुमकिन है, संभव है, बिल्कुल संभव है। थैंक यू। डॉक्टर दलजीत, जैसे कि डॉक्टर पद्मा ने अभी बताया कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन ट्यूमर है क्या, तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है? कि ब्रेन ट्यूमर एक तरह का ब्रेन के किसी हिस्से में नॉर्मल जो सेल्स हैं वो अपनी नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ उनकी बढ़ जाए, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने लग जाए, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करने लग जाएं, तो एक तरह से वो गांठ सी बन जाती है जिसको ट्यूमर बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं। तो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जब वो न्यूरॉन्स हैं या जो वाइट मैटर है, जब वो ग्रोथ करके इकट्ठा हो जाता है, वो एक शेप ले लेता है जिसकी वजह से ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में उसका प्रेशर आना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ प्रेशर के साथ साथ उसके आसपास सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो वो फिर ये सिम्टम जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे या जो आपके कैप्शंस में दिखाया गया, तो वो उसके सिम्टम्स देने लग जाता है। तो बॉडी के किसी भी हिस्से में होने वाले जो ट्यूमर होते हैं उसी तरह से जब वो ब्रेन में होने लग जाता है वो ब्रेन ट्यूमर बन जाता है। जी, ओके। डॉक्टर नीरज, आप एक होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं, तो होम्योपैथी में ब्रेन ट्यूमर को लेकर किस तरह की अवेयरनेस रहती है या किस तरह की ट्रीटमेंट होती है?
देखिए, ब्रेन ट्यूमर सबसे पहले तो ये है कि इसके लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली देखा जाता है कि सिर दर्द लेकर के पेशेंट्स आते हैं जो कि अनडिस्क्राइब्ड पेन Right. होता है, पता नहीं लगता नहीं उसका पता कारण लगता। क्या है। उसके साथ साथ जुड़ी हुई वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, चलने फिरने में थोड़ा सा इम्बैलेंस इन कोऑर्डिनेशन होता है कुछ लोगों में। तो अगर ये लक्षण लेकर के कोई व्यक्ति आ रहा है, कुछ लोगों में ब्लर्ड विजन भी होती है, तो ये सारे वन बाय वन हमें रूल आउट करने पड़ते हैं कि भाई व्हाट कैन बी द कॉज। जब सारे कॉज रूल आउट हो जाते हैं तो ये सोचना जरूरी पड़ जाता है कि कहीं ये ब्रेन का कोई ऐसा रोग तो नहीं जो ट्यूमर की फॉर्म में बन रहा हो। राइट। तो उसके लिए फिर हमें एमआरआई या जो सीटी स्कैन है उसको करा करके पता लगाते हैं कि टेस्ट भाई की ये बात। ब्रेन ट्यूमर तो नहीं बन रहा है। वंस इट इज़ डायग्नोज्ड तो उसके हिसाब से फिर उसकी इलाज हम संभव शुरू करते हैं। राइट। तो डॉक्टर काले, अगर हम बात करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की, तो ब्रेन ट्यूमर में जो इसके रीजंस क्या क्या होते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि क्यों होता है ब्रेन ट्यूमर? कुछ ब्रेन ट्यूमर्स की वजह हमें मालूम है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लंग में या फेफड़े में ट्यूमर है, कैंसर है, वो फैल के दिमाग में पहुंच गया, ओके। या आंतड़ियों में है, या गुर्दे में है, या लिवर में है, जिगर में है। इन सब ऑर्गन के ट्यूमर फैल के दिमाग में पहुंच सकते हैं। तो वो हमें पता होता है कि अच्छा ये यहाँ से शुरुआत हुई और ये दिमाग तक पहुंच गया। ओके। ये एक तरीका है। एक प्रकार के या एक किस्म के ट्यूमर हैं जो कहीं और से फैल के आते हैं, तो उसका वजह हमें पता लग जाता है कि भाई यहाँ से शुरू हुआ और ये फैल के इधर पहुंच गया। डॉक्टर लेकिन पद- बहुत सारे जी। ट्यूमर ऐसे हैं जिनके बारे में हमें मालूम पता नहीं ही है। नहीं लगता। हाँ। तो डॉक्टर पद्मा, अगर ऐसा कोई ट्यूमर नहीं है, अगर हम टेस्ट करवाने जाते हैं, नहीं है कोई ब्रेस्ट में कैंसर, जैसे कि सर ने बताया, लंग्स में कोई कैंसर नहीं है, पर वो ब्रेन में ही ट्यूमर है, तो उसके होने के क्या क्या रीजंस पता? एक तो है ना, जब हम नर्वस सिस्टम की ट्यूमर कहते हैं, एक तो इम्पॉर्टेंट है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं है। तो इसका अलग अलग वे ऑफ ग्रोथ है, अलग तरीके की प्रेजेंटेशन, अलग अलग प्रोग्नोसिस, मतलब उसके लिए क्या होगा, कितने साल जी सकते, क्या क्या करना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं है। ओके। दूसरी चीज़, ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, उसके जो कवरिंग होती है उसमें होती है, नसों जो होता है ना, ये कोशिकाएं, उसमें होती है, नर्व्स भी ऊपर होती, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी हो सकता है। ये सारा कुछ नर्वस सिस्टम की ट्यूमर्स है ना। जैसे प्रोफेसर काले ने कहा, ये एक होता है जो मेटास्टेसिस, जो सेकेंडरी है, कहीं और है कैंसर, वो सारे में फैल गया, वे में फैल गया, दैट इज वन। जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स में जैसे बिनाइन वाले हैं, और अकॉर्डिंग टू एज, जैसे छोटे छोटे बच्चों में भी है, हाँ जी, ये एडोलेसेंस में है, अडल्ट्स में है, बुजुर्ग में है। तो एज वाइज भी ये देखा गया कि कौन सा ट्यूमर और किस जगह पे, कुछ होता है यहाँ पे, कुछ अंदर, कुछ पीछे। तो अकॉर्डिंग टू द साइट, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज कॉल्ड एज माइटोटिक, कि कैंसर है ये। Okay. इस तरह कई सारे क्लासिफिकेशन है, दे आर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, वो अपडेटेड भी रिसेंटली भी आ गया। तो उस तरीके से देखे, बच्चों में है तो कुछ जेनेटिक है, जेनेटिक है, कुछ है जो हार्मोनल रिसेप्टर्स का है। Okay. कहीं होता है कि आजकल जो तरक्की इतनी हो गई, तो अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई, तो किस तरह के म्यूटेशंस में, कुछ वाइल्ड टाइप म्यूटेशंस कहते हैं, कुछ कई सारे हैं, उस म्यूटेशंस के बारे में ये ट्यूमर ये इलाज करने से कैसे बिहेव करेगा, Okay. किस तरह के इलाज इसके लिए सही रहेगी। जैसे ऑन द होल कैंसर्स में जो तरक्की हुआ, इस तरह ब्रेन ट्यूमर्स में भी आ गया। तो अगर आप कारण पूछे, जैसे प्रोफेसर काले ने कहा, जो मेटास्टेटिक कैंसर्स में तो अच्छा भाई आप धूम्रपान छोड़ो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम, ये सब तो आ ही गए, ये तो आई गए। पर कुछ तो है जो हमारे अंदर म्यूटेशंस वगैरह। क्या इसे And there स्ट्रेस are- और टेंशन भी कह सकते हैं? अब स्ट्रेस से सब चीज बढ़ी जाएगा बट स्ट्रेस लेवल्स इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट देयर आर यस न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम्स कहते हैं, जो स्किन के ऊपर कुछ कुछ रहता है, वो देख के हमें पता चलता है कि अंदर तो कुछ तो हो रहा है, और इनको या आगे जाके ब्रेन ट्यूमर बनने की संभावना भी हो सकती है। तो इट्स अ वेरी वास्ट थिंग, क्लासिफिकेशन भी बहुत बड़ा है। इम्पॉर्टेंट मैसेज ये जाना है कि भैया आप कब इसको सस्पेक्ट कर सकते हो, और इसके लिए घबराना नहीं है, आ जाना सही वक्त पे और सही प्लेस में। राइट।
तो डॉक्टर दलजीत, सही वक्त क्या होना चाहिए? और दूसरा, जैसे कि डॉक्टर पद्मा ने अभी बताया कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, तो इसका मतलब ये माने कि एक कैंसर होता है, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। तो क्या एज फैक्टर के हिसाब से होता है ये कैंसरस या नॉन कैंसरस, या किसी भी एज में हो सकता है? उससे पहले मैं जो डॉक्टर कालीन, डॉक्टर पद्मा ने जो बताया उसके ऊपर मैं ऐड करना चाहता हूँ क्यों होता है। आई मीन मेजॉरिटी हम लोग यही मानते हैं कि हमें नहीं मालूम कि ब्रेन में ट्यूमर क्यों आ रहा है, लेकिन जो अलग अलग रिसर्च हुई हैं, जो हाइपोथेसिस है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की सर्टेन केमिकल्स, सम वायरस, डिसाइड जेनेटिक्स, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका रोल जो है अब बेहतर समझ में आ रहा है और उसका लिंकेज जो है ट्रीटमेंट के साथ होता चला जा रहा है कि आने वाले जनरेशंस में हम वैक्सीन डेवलप कर पाएँ उस ट्रीटमेंट के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए। ना जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, बहुत कुछ चला उसको रिलेटेड कि मोबाइल फ़ोन से भी ट्यूमर होता है कि नहीं होता, लॉट ऑफ डिबेट इज़ गोइंग ऑन। अभी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक भ्रांति जरूर आई और वो जैसे कैंपेन में लेके चलते हैं कि उसमें बताना लोगों को कि मोबाइल फ़ोन से ट्यूमर होता है कि नहीं होता है, वो भी एक पार्ट ऑफ कैंपेन हो जाता है। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा आपका प्रश्न था सर, एक सवाल और इसमें ऐड करना चाहिए, जैसे कि अब आजकल ये भी बहुत रहता है। उससे पहले सर एक कॉलर हमारे साथ बात करना चाहते हैं, पहले उनसे कर लेते हैं। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आपका नाम बताइए और आपकी उम्र बताइए। मैम मेरा नाम हरिराम है। जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 25 है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे सर में दर्द होता है जब मैं थोड़ी देर बैठा रहता हूँ फिर उठता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। ओके, तो इसका कोई इलाज हो सकता है? कोई टेस्ट वगैरह आपने करवाए हैं या सिर्फ सर दर्द ही, मतलब आपको लगता है कि ये ज़्यादा? नहीं, अभी टेस्ट नहीं करवाया सर का मैंने। ओके, तो हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं है। जो मैं मानती हूँ कि जिसको भी सिर है उनको दर्द तो होगा ही जिंदगी में कभी ना कभी, सो डोंट वरी सो मच। पर थोड़ा रेड फ्लैग्स होते, जो भी सिर दर्द जो हमारे जिंदगी में आई नहीं, तो ये लगातार एक तो होता है वो जो सबरकनॉट हेमरेज, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे। पर अगर सिर दर्द शुरुआत हो गई और लगातार चलती गई, पहले नहीं होती थी, अब 7 दिन से 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने से दर्द रोज हो रहा है जी। दर्द के साथ, और आप एक बात ध्यान रखना होगा कि जिस दर्द से आपको नींद उठना पड़ता है, ओके, तो दैट इज अ रेड फ्लैग। मतलब रात में अचानक से आपकी नींद खुल जाए, या दर्द इतना है कि आपको सो नहीं पा रहे। सेकंड, दर्द के जो रीसेंट ऑनसेट हेडेक्स कहते हैं उसके साथ उल्टियां हो रही। और तीसरा है कि आंखों की रोशनी लग रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है, या एक चीज दो दिख रही है, या कुछ तरह की फंक्शन में खराब हो रहा है, जो भी ब्रेन फंक्शन हो, मुंह टेढ़ा हुआ, या कुछ हाथ पैर में क्लमजीनेस आ गई, कुछ हाथों में कुछ पकड़ नहीं रहा, बैलेंस में बिगड़ रहा है, कोई भी जो आपकी बॉडी में फंक्शन में वो कुछ डिफरेंस आ गया दर्द के साथ, ये सारे के सारे रेड फ्लैग्स है। तो इसमें जरूर आपको जाना होगा और डॉक्टर के सामने आपको इग्नोर करके, ये चलो स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया इसलिए दर्द है, ये नहीं सोचना, या दर्द सारा कुछ बीपी के वजह से, ये नहीं सोचना। जरूर आपको तो दर्द जो रीसेंट ऑनसेट है उसके साथ उल्टियां है और देखने में कोई प्रॉब्लम है, दो दिख रही है, और कोई भी फंक्शन में कोई इश्यू बन गया, तो इस वाले पोजीशन में उनको डॉक्टर को दिखाना जाना है। तो ऑर्डिनरी दर्द में you should not worry too much in case they want to डॉक्टर पद्मा ने जैसे डॉक्टर दलजीत बताया कि देखने में दिक्कत या सुनने में दिक्कत, तो जनरली क्या होता है, फिर देखने में दिक्कत हुई तो आई स्पेशलिस्ट के पास चले गए, सुनने में हुई तो ईएनटी डॉक्टर के पास। तो अलार्मिंग साइन कब एग्जैक्ट हमें एक न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा उस पर आने से पहले मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि सर दर्द होना, दौरे पड़ना और बेहोशी छाना, ये बॉडी में लकवा डलना, ये कॉमन सिम्टम है जो कि ज़्यादातर डॉक्टर महसूस करते हैं, पेशेंट को भी पता है ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। उसके अलावा इन प्रोग्राम के थ्रू हमें ये भी मैसेज देना होता है कि कौन से ऐसी एरियाज़ हैं जब ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, लेकिन सालों साल जो है इंसान डॉक्टर को उस एंगल से सोचता नहीं, कभी कभी डॉक्टर भी नहीं सोचते। जैसे मान लीजिए किसी को पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं, पिट्यूटरी एडिनोमास है, उसको पीरियड नहीं आ रहे होते, इरेगुलर पीरियड आ रहे हैं, वो चलता चला जा रहा है,
तो पिट्यूटरी एडिनोमा का सस्पिशन होना चाहिए। कान में ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा, कान में घंटी बज रही है, लोग ईएनटी में दिखाते चले जा रहे हैं, पता लगता है जी कान में मैल थी या कान का प्रॉब्लम चलती चली जा रही थी, वहाँ पे ट्यूमर का सस्पिशन होना चाहिए। या फेस में दर्द हो रही है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया टाइप सिम्टम जिसको बोलते हैं, बहुत दर्द है, लोग दांत निकलवाने चले जाते हैं, ठीक है ना, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी वो भी ब्रेन ट्यूमर से हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी ये मैंने मोटा मोटा कवर कर दिया, जिसमें बच्चा है, छोटा है, उसको चश्मा बार बार बदलना पड़ रहा है, दिखाई ठीक नहीं देता, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, तो वो जिसको स्टंटेड ग्रोथ है, दिखाई ठीक नहीं दे रहा, वो भी कुछ ट्यूमर ब्रेन में जैसे क्रेनियोफेरेंजियोमा है या हाइपोथैलेमिक एरिया में है, वो भी एक एरिया है जिसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि एक वाइड स्पेक्ट्रम है जिसमें ट्यूमर की प्रेजेंटेशन हो सकती है। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो डॉक्टर दिलजीत ने बात की दौरा पड़ने की बात, वो बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर कोई एडल्ट हो जाए, 18, 20, 25, 30 साल का हो जाए, ज़िंदगी में कभी उसको दौरे नहीं पड़े हैं, और अगर एडल्टहुड में पहली बार दौरा पड़े तो उसमें ज़रूर शक करना चाहिए कि ये कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ओके। तो एडल्टहुड में पहला सीजर लीड्स टू सस्पिशन। ऑलराइट, तो सर क्या क्या टेस्ट हमें करवाने चाहिए जिससे कि ये पता चले कि शायद ब्रेन में किसी तरह का कोई ट्यूमर है या और कोई प्रॉब्लम है? पहली चीज़ तो किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन हो, ताकि अच्छा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो जाए, जिससे पता चले कि शरीर के कौन से फंक्शन ठीक काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। तो बहुत बार उसी से पता लग जाता है कि ये इस हिस्से में कुछ गड़बड़ है। ये तो फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ। तो ये आप रूटीन चेकअप की बात कर रहे हैं या नहीं, जो आपको तकलीफ है उसके हिसाब से ओके किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके अच्छा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत निहायत ज़रूरी है जी। इसके बाद आजकल रेडियोलॉजिकल टेस्ट बहुत अच्छे आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत साफ पता लग जाता है अगर कोई ट्यूमर है तो, जैसे कि सीटी स्कैन, MRI स्कैन, पेट स्कैन, एंजियोग्राफी, बहुत सारी ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं आज जो कम से कम ट्यूमर का तो बहुत अच्छी तरह दिखा देते हैं वो कि ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है। तो और इवन स्मॉल साइज ट्यूमर लेस देन 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर भी आजकल MRI से पिकअप हो जाते हैं। ओके तो क्या इजी होता है डिटेक्ट करना ट्यूमर? मतलब कौन सी स्टेज पे जाके हमें पता लगता है कि अब ये ट्यूमर कैंसरस हो रहा है या नॉन कैंसरस है? कितनी जल्दी सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी के अंदर, डॉक्टर पद्मा? नहीं, जो जैसे वो मैलिग्नेंट जो कह रहे हैं, कैंसरस वाले जो है, उसकी जो ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। अच्छा, तो ऑब्वियसली वो पहले अगर नांदाज भी हो गया तो वो जल्द से पिकअप आ जाएगा, क्योंकि वो क्लिनिकल कंडीशन भी बिगड़ने लग जाता। और MRI जैसे बताया, वो अगर सही सीक्वेंस, बहुत सारा एडवांस हो गया उसमें, तो वो पता चल जाएगी। ओके। और उसके कई तरह के जो कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ये करते वो करते, उसमें कई सीक्वेंस में कि कितना रैपिडली हो रहा है, साइज है, प्लस उसकी जो कैरेक्टर भी। पर एग्जैक्टली क्या है उसकी जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी, जो पैथोलॉजी मतलब जो टुकड़े में जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो होता है, उसके अंदर पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी बहुत एडवांस आ गया। उसमें ही वो जो टाइपिंग एंड सब टाइपिंग एंड ये इसमें आ गया कि वो क्या वैरायटी है, क्या सब वैरायटी है, और क्या इसकी आगे जाके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रति इज कौन सी ट्रीटमेंट से इसकी एग्जैक्टली बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। दैट इज ऑल्सो, एंड वो जैसे ब्रेस्ट कैंसर में, जैसे हेमेटोलॉजिकल में उसी तरह के एडवांसेस इसमें भी आ गया। आई थिंक न्यूरो ऑन्कोलॉजी is really now really advanced, and you have great neurosurgeons so part of the team. Right. एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना। हेलो जी, आपका इस्तकबाल है। आपका नाम? मेरा नाम मुस्तफा जी। आपकी उम्र क्या है और अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र है 66 साल, और आप अपना सवाल पूछिए। आप अपने टीवी की आवाज थोड़ी सी कम कर देंगे प्लीज जी। हमको सवाल ये है कि 2-3 साल से जी, हमको 2 साल से जी 2 साल से मैं सुन रही हूँ आपको। 2 साल से हमको नाक में खुशबू नहीं जाती है, किसी तरह का भी कोई भी स्मेल नहीं जाता है। ओके। एक नंबर, और दूसरे नंबर में कि अभी 1 साल से
5 साल भी ऐसा हुआ था। हेलो, क्या 1 साल से क्या? हाँ हेलो, हाँ जी जी। हाँ हाँ हाँ, एक दो नहीं, साल नहीं आया, 2 साल से आपको खुशबू नहीं आ रही है? ये खुशबू नहीं आ रही। जी। और ये 5 साल से ऐसा हो रहा है जी। कि हमको बहुत चक्कर उठ रहा है। चक्कर उठता है? ऐसा ठीक है, लगता है कि जब तक ठीक है, तकिए शुक्रिया। पर रखते हैं हाँ जी, तो बहुत ज्यादा होता है, ओके। और फिर उठते हैं तब भी होता है। ओके। फिर ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर काली, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ये जो सिम्टम है, अगर इसको सिर्फ सिम्टम की तरह हम देखें तो ये बहुत ही टिपिकल सिम्टम है। अच्छा, एनोस्मिया जिसको बोलते हैं, खुशबू या बदबू का समझ में ना आना। ओके। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो नाक में सूंघने की जो नस है उसमें कुछ गड़बड़ है। ओके। और कई बार हमें देखा है कि एमआरआई करना पड़ता है इसका डायग्नोसिस करने के लिए कि कहीं ये ट्यूमर की वजह से तो नहीं है। अच्छा, ये ट्यूमर से? जी, तो ये एनोस्मिया का जो खुशबू ना आना जो सिम्टम है वो काफ़ी टिपिकल है कुछ ट्यूमर के लिए। ओके। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी जिसको खुशबू नहीं आ रही है उसको ट्यूमर है, ऐसा नहीं है। इनको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये टिपिकल सिम्टम है तो इसका बहुत बार एमआरआई से पता चल जाता है। जी, ये भी एक सिम्टम है। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, आप क्या कहेंगे इन कॉलर के लिए कि जो चक्कर आ रहे हैं और जो सूंघने की जो इनकी खत्म हो गई है पावर? जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वो तो पहले रूल आउट करना ही पड़ेगा कि जी, एमआरआई करके कि क्या इसमें ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो रही है कि ट्यूमर बन रहा हो। पर जैसे चक्कर आ रहे हैं तो देयर कैन बी अदर रीजंस। अब जैसे इनकी एज 66 साल इन्होंने बताई है, तो दैट कुड बी रिलेटेड विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, वन थिंग। ओके। एज रिलेटेड भी हो सकता है, वो हमें रूल आउट करना पड़ेगा एक्सरे करके। और बाकी चीज़ें देखनी है, जैसे 2 साल से या ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी कोविड का भी इशू आया था पीछे, तो कोविड में भी कई लोगों की ये एनोस्मिया यानी नाक की सूंघने की शक्ति पर प्रभाव पड़ा था। तो ये हमें देखना है और हिस्ट्री में पूछना है कि क्या पेशेंट इस चीज़ से सफ़र तो नहीं किया था पहले। ओके। तो ये एक एक करके सारे सवालात करके और इन्वेस्टिगेशन करके देन वी कैन रीच टू सम डायग्नोसिस। ओके। डॉक्टर नीरज, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि जैसे ट्यूमर की बात की, अगर हम ट्रीटमेंट के उस पे जाते हैं तो क्या ये पॉसिबल है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कि ट्यूमर का साइज कम होना? जी, क्या ये पॉसिबिलिटी है? जो हमारे प्राइमरी ट्यूमर्स हैं, स्पेशली जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं, उस पर बहुत अच्छा हम लोग कार्य करते हैं होम्योपैथी में। एक्चुअली होम्योपैथिक अप्रोच एक होलिस्टिक अप्रोच है, साथ में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच भी है। होलिस्टिक मतलब सारा कुछ देखा जाता है, लोकल सिम्टम्स जो ट्यूमर के हो रहे हैं, ना केवल वो बल्कि एक पूरे पर्सन के जो उसका प्रोफाइल है, पर्सनालिटी प्रोफाइल है, उसका मेंटल स्ट्रेस लेवल क्या है, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, उसके और कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स क्या हैं, वो सारे मद्देनज़र रखते हुए देन वी कैन रीच टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी। और वो थेरेपी दे करके हम दवाई सेलेक्ट करते हैं और वो डायनेमिक लेवल पे हमारी वाइटल फोर्स पे एक्ट करती है। वाइटलिटी जब तक स्ट्रांग है तो प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर्स बड़ी अच्छी तरह से रिग्रेस कर जाते हैं। जहाँ तक कैंसरस ट्यूमर्स की बात है, वो पता ही हमें जनरली एडवांस स्टेजेस में पता लगता है, जब ऑलरेडी वो एक स्टेज पर पहुँच चुके हैं और सिम्टम्स भी काफ़ी एडवांस आ चुके होते हैं, तो वहाँ मैनेज करना आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट विद ओनली होम्योपैथी। ओके। डॉक्टर दलजीत, अभी हम सब सिम्टम्स की बात कर रहे थे जो हमारे जिस्म में नज़र आते हैं हमें। क्या कभी ऐसा भी होता है कि हम एक रूटीन चेकअप के लिए जाएं और अचानक से ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो जाए? बहुत बेहतरीन सवाल है ये, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। बहुत ही फ्रीक्वेंटली अब जैसे सीटी स्कैन एमआरआई रैम्पेंटली होने लग गए हैं सॉरी, और ये कई बार ही देखा गया है कि इंसिडेंटल ट्यूमर मिल जाते हैं बॉडी को। हम हेडेक के लिए कराने गए थे या किसी और पर्पस के लिए गए इसमें, एंड नॉट ओनली वन, मल्टीपल ट्यूमर भी डिटेक्ट हो जाते हैं। और ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां ट्यूमर पड़ा हुआ है और उसका कोई सिम्टम नहीं है, साइलेंट जोन जिसको बोलते हैं। फ्रंट के हैं, पोल्स हैं, वेंट्रिकल सिस्टम है उसके अंदर है। तो ये एक बहुत ही कॉमन और हर न्यूरोसर्जन की लाइफ में ऐसे केसेस रेगुलरली आते हैं, उसको देखने पड़ते हैं। तो ये अनकॉमन नहीं है, बहुत ही कॉमन है। इसे कह सकते हैं डबल एजेड स्वॉर्ड। आपका डायग्नोसिस हो भी गया और आपको पता लग गया, अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है तो आप करा भी सकते हैं। ऑन द कंट्रेरी कई बार ये दिक्कत आती है कि भैया मैं कराऊं कि छोड़ दूं, ऑब्जर्वेशन आए थे, तो उस समय हम लोग पेशेंट के साथ डिस्कस करके एक बैलेंस अप्रोच लेते हैं। उसका साइज क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, आने वाले फ्यूचर में वो कितना बढ़ सकता है, वो बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। रेडियोलॉजी से हमें लीड मिल जाती है, हमें हो सकता है उसकी बायोप्सी लेने के लिए रिकमेंड कर दे कि स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी लेके आप पता करा लीजिए कि क्या है। और
कई बार उसको होता है कि भाई अच्छी बात है, मिल गया उसको, आप निकलवा लो। कई बार हम भी परेशान होते हैं कि भाई इसका क्या करूं, छोटा सा ट्यूमर पड़ा हुआ है, पेशेंट की एज है 80 साल, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेशन मान लीजिए कुछ साल है, वो बढ़ेगा, ट्यूमर 10 साल में बढ़ेगा, जिसमें उसमें ऑपरेशन का रिस्क है। तो ये आजकल एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं इंसिडेंटल ट्यूमर की। ओके, सो डॉक्टर पद्मा, जैसे कि सर ने अभी ट्यूमर्स के बारे में हमें बताया, तो कुछ और भी टेस्ट आप ऐड, जैसे हम जनरली तो हम ये कहते हैं कि अपने बॉडी के टेस्ट करवाइए, तो उसमें तो शायद ना पता लगे, तो क्या कुछ ऐसे आप टेस्ट ऐड करना चाहेंगे जो वो भी हमें हर साल या कुछ टाइम बाद हमें रेगुलर बेसिस पे करवाने चाहिए? तो ब्रेन ट्यूमर के लिए आई थिंक नॉट फॉर द ब्रेन ट्यूमर अगर हम कहें, या कुछ ऐसे जो हमारे डेली रूटीन में टेस्ट हमें कुछ ऐसे ऐड करने चाहिए जो वाकई ही हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो, ट्यूमर ना सोचते हुए। राइट रति, व्हाट आई वुड एडवाइज इज कि सबको, दिस इज इन जनरल, लाइफस्टाइल के अलावा जिनको भी जो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को स्ट्रोक हुआ, किसी को कैंसर्स हुए, तो इन लोगों में जैसे आप 30-35 साल की उम्र आने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप एक बार अपना बीपी नपवाइए, आपका शुगर टेस्ट करवाइए, तो ताकि एंड देयर डेफिनेटली जो कैंसर्स का हिस्ट्री अगर फैमिली में है, कुछ टेस्ट तो है जो कर सकते हैं और प्रियम कर सकते कि इनको आगे जाके वो ट्यूमर बनने की संभावना बढ़ता है या नहीं। वो मोस्ट ज़्यादा एविडेंस ब्रेस्ट कैंसर्स में है, बाकी कैंसर्स में भी है। तो उनमें जैसे प्रोफेसर दलजीत ने भी बताया कि there are some vaccines also which are under development and then they are being given prophylactically. But अगर आम तौर पे इन जनरल पब्लिक को बताना है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, ये होगा कि आपका लाइफस्टाइल के अलावा रिस्क फैक्टर्स को अगर स्पेशली घर पे किसी को है, अपना भी एक अडल्ट स्टेज में नपवा के, अगर आया तो उसकी डॉक्टर के संपर्क करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि बीपी हो गया, बीपी की दवाई ले लिया, बीपी ठीक हो गया, बीपी की दवाई बंद कर दो। सी these are all silent killers, right? So and लाइफस्टाइल में ऑब्वियसली स्मोकिंग को देखना भी नहीं है, उनके पास भी नहीं जाना। Obviously excess alcohol and have your lifestyle okay. I mean you have so many good things which includes yoga, meditation, what have you. So these are part and parcel of life, I think. But there is no one specific executive checkup में आप पूरा 10,000 स्पेंड करके ये मत करना। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये आप पूछना चाहते हैं कि क्या हमें खुद ही जाके MRI करवा लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल देयर आर एक्चुअली क्या है ना, आजकल वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वो यूट्यूब पे देख देख के ना लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ। मेरी सलाह ये है कि अगर आपको शक है तो आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए। अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि आपका MRI होना चाहिए तभी करवाइए। आप अपने आप से करवाएंगे तो फिर ये इंसिडेंटल जो बताया वो हो सकता है मिल जाए, आपको कोई परेशानी नहीं है लेकिन कुछ दिख जाए उसमें, राइट, और दिल की चैन वो अलग। इसलिए जब तक कोई स्पेशलिस्ट, आपको ऐड करता हूँ, लाइक बॉडी के काफ़ी कैंसर में ना ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है ना। ब्रेन के कैंसर के ब्लड में लेवल्स कुछ तरह के अवेलेबल, आजकल रिसर्च चल रही है, एक पैनल ऑफ टेस्ट अवेलेबल हैं, GFAP लेवल, IDH म्यूटेंट लेवल, IDH लेवल, सीरम एनुलेज लेवल, बहुत सारे ऐसे टेस्ट है अवेलेबल हैं आज की डेट में जो आपको एक हिंट दे सकते हैं कि आपके ये लेवल बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो फिर जैसे डॉक्टर काले कह रहे थे, एक एडिशनल इनपुट मिलती है कि ब्लड में ये आपके लेवल्स बढ़े हुए आ रहे, बायोकेमिकल पैरामीटर, कुछ प्रोटीन है, कुछ न्यूक्लिक एसिड है, कुछ DNA, अगर वो बढ़े हुए मिल रहे हैं, साथ में सिम्टम आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में MRI कराना या स्कैन कराना जो कि बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाएगा, rather than भागते रहना, कराते रहना। But we don't want these blood tests. We don't want, just as an awareness campaign. मतलब ये नहीं है जाके टेस्ट things are coming up now, and maybe in a few years it will become a routine that we can pick it up. तो in short अगर मैं summarize करूँ, so first thing is to consult a doctor. Consult, बिल्कुल। That is the most important. Right, thank you so much sir. डॉक्टर नीरज, अभी हम लाइफस्टाइल की बात जैसे डॉक्टर पद्मा ने भी की, तो होम्योपैथी में अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी बीमारी हो उसका जो आउटकम होता है
कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है, उसका एडवांसमेंट ऑफ द डिजीज़ की वजह से हो सकता है, लक्षण बिल्कुल एडवांस हो सकते हैं, तो उसमें लाइफस्टाइल हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओवरऑल जैसे हम बात करते हैं डाइट के ऊपर, अब डाइटरी फैक्टर्स में ये देखा जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं बेसिकली, तो कैंसर सेल्स जो हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली द सॉइल, दे आर द न्यूट्रिएंट फॉर द कैंसर डेवलपमेंट। बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन होता है। अगर कॉम्प्लेक्स शुगर पे हम कंट्रोल करें, दूसरा ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो फूड आ रहे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो कंजम्पशन में ज़्यादा लाया जाए, तो दैट हैज़ ए वेरी गुड रोल। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जिसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, आपके वेजिटेबल्स हो सकती हैं, वो चीज़ें भी बड़ा कामयाबी लाती हैं इन चीज़ों में। ना केवल ये, बल्कि मैं कहूँगा जैसे मेडिटेशन है, योगा है, जस्ट टू मेक स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंड एरोबिक एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि ऑक्सीडेशन ज़्यादा चाहिए। जहाँ कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं वहाँ एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा जाए, वो दैट विल बी हेल्पफुल। तो वही बात है डॉक्टर की लाइफस्टाइल अगर हम अपना अच्छे से मेंटेन करते हैं तो शायद हमें इस बीमारियों को झेलने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम इससे आसानी से बच सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार जी। जी आप नमस्कार, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम गुरदीप है जी, मैं जालंधर से बोल रहा हूँ। जी गुरदीप जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी 69 है जी। आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे ना लेफ्ट साइड कान में शू सी आवाज आती रहती है। ओके, ठीक है जी, और मेरी एक राइट साइड वाली आईज भी थोड़ी छोटी हो गई है, थोड़ी सी स्लाइटली। तो इसमें क्या हो सकता है? बाकी कोई सिर दर्द नहीं होता, कोई और प्रॉब्लम नहीं? कोई और प्रॉब्लम। सो डॉक्टर दलजीत, आप क्या कहना चाहेंगे? इनको मेरी सलाह यही है कि आप जो नियरेस्ट आपके डॉक्टर हैं आप उनसे मिलें, आप अपना चेकअप कराइए। अगर उन्हें ज़रूरत लगेगी आगे कुछ स्कैन कराना है तो मे बी ENT वाले को दिखाएं जाके। कान में हो सकता है मैल ही हो, जमे पड़ी हो, जिससे शू की आवाज़ आ रही है। आईज के अंदर जो छोटी हो रही है, आईज में जो छोटी हो रही है वो भी सोचने वाली, वो भी दूसरी साइड है, उन्होंने लेफ्ट साइड में एक बताया और वो जिसमें, तो वो हो सकता है एज ज़्यादा है, टोसिस होता है, सेनाइल टोसिस, आँख कई बार नीचे भी आ सकते हैं, सिर्फ सिंपल सी भी बात हो सकता है कुछ और कॉम्प्लिकेटेड बात तो ही रिक्वायर्स टू बी सीन बाय समबडी। ओके, तो जैसे कि डॉक्टर दलजीत ने आपको बताया कि आप अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स हैं उनको एक बार सलाह लीजिए और इस परेशानी के बारे में उनसे डिस्कस कीजिए। एक छोटा छोटा मैसेज आपसे हम लेना चाहेंगे ब्रेन ट्यूमर के ऊपर, ताकि लोग हमारे जो व्यूवर्स हैं डरे ना, घबराएं ना, और डॉक्टर्स के पास जाते हुए क्योंकि पेनफुल प्रोसीजर है, डर लगता है लोगों को कैंसर्स का नाम सुनते ही। तो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को अपने मैसेज के थ्रू थोड़ा सा इजी करें कि हाँ जाइए, दिखाइए, चेकअप करवाइए। डॉक्टर काले। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि कोई डरने की बात नहीं है। जितने जल्दी आपको अगर शक है तो वो शक को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने डॉक्टर से मिलिए, अगर वो चाहें तो आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे जल्दी पकड़ में आ सकती है बीमारी, अगर खुदा न करे ट्यूमर हो तो। और सबसे बड़ी बात कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इन चीज़ों को, इन ट्यूमर्स को अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो उनका बहुत बढ़िया इलाज संभव है और आप लोग लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ ब्रेन ट्यूमर। शुक्रिया। डॉक्टर पद्मा। सेम हियर कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं है, घबराइए नहीं। और यही है कि आपको कुछ भी शक लगा तो एक डॉक्टर के पास कंसल्ट तो करा लीजिए, बिल्कुल, ताकि अंदर ही अपना गूगल लेके गूगल यूनिवर्सिटी में ना जाए, बस कंसल्ट कर बहुत लीजिए। अच्छा मैसेज आपने दिया। डॉक्टर दलजीत, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझाऊंगा कि मेरे को डॉक्टर काले को लगभग 30 साल न्यूरो सर्जरी में हो गए हैं। हमने बहुत बड़ी लंबी जर्नी देखी है न्यूरो सर्जरी में होते हुए। एक वक्त था जब ब्रेन ट्यूमर की खाली बायोप्सी लेके इंसान बाहर आ जाता था और सबको छोड़ दिया जाता था। आज की डेट में जितने बेनाइन ट्यूमर हैं उनको आप ब्रेन के किसी भी हिस्से में लोकेटेड हो उसको निकाल के आप नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जी सकते, फुल लाइफ। जो मैलिग्नेंसी वाले ट्यूमर हैं जैसे ग्लायोब्लास्टोमा है या उससे रिलेटेड हैं, आज की डेट में हम लोग उनको अप टू 98% तक वो ट्यूमर हम लोग निकाल पाते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। और उसको निकालने के लिए आजकल गैजेट लाइक ALA है, सोडियम फ्लोराइड है, हाई एंड माइक्रोस्कोप्स हैं,
इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड्स है, बहुत इंट्राऑपरेटिव MRI हैं, ब्रेन स्वीट्स हैं, जिससे हम एक बहुत बेहतरीन किस्म की सर्जरी की जा सकती है और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर कैंसर वाले निकाल सकते हैं। और वही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि उसकी प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल और ओवरऑल सर्वाइवल को डिसाइड करता है कि दोबारा ना आए, लाइफ की लॉन्गेविटी बढ़ी जाए। 1 नंबर 2, आजकल बहुत बेहतरीन कीमोथेरेपी भी अवेलेबल हो गई हैं, उसमें असेसमेंट हो सकती है कि ये शख्स जो है कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा, वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं। पहले हम लोग लेके चलते थे कि कैंसर वाले जो हैं 37 से 38 वीक तक सर्वाइव करेंगे, अब हम 5 साल सर्वाइवल की बात करते हैं, 10 साल सर्वाइवल की बात करते हैं। तो एक मेजर एडवांसमेंट है। तो ये मैसेज ये होगा कि आप लोग ब्रेन ट्यूमर अगर डिटेक्ट होता भी है तो घबराइए नहीं, इलाज संभव है, ठीक है। जितना भी आपको लाइफ मिलती है उसकी क्वालिटी बेटर हो सकती है, उसको कॉन्फिडेंस में जाके आप अपना इलाज कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज। सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो सिम्टम्स के बेस पे हम लोग देखते हैं, अर्ली डिटेक्शन के बाद इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करके डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं वी कैन फाइंड आउट कि ये ट्यूमर बेनाइन है, मैलिग्नेंट है या कैसा है, किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ पेशेंट को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को एजुकेट करना ज़रूरी है। इवन इफ़ इट इज़ सर्जिकली रिमूव्ड, उसको रीअश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आगे की लाइफ उसकी कैसे होने वाली है, ताकि उसकी एंग्जाइटीज़ पे हम कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। लाइफस्टाइल और डाइटरी मैनेजमेंट, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो अभी हमने डिस्कस किया है। जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने आपको बोला कि जैसे ही सिम्टम्स आपको आए तो देरी बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनसे जांच कराएं, बिकॉज इलाज जो है इसका पूरी तरह से संभव है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में ब्रेन ट्यूमर पे हमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर आपकी भी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com, और हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं जो कि है DD उर्दू। अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी